नमस्कार साथियों। गौतम बुद्ध ने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की थी? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने गृह त्याग इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा था। स्पष्टतः यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं है, क्योंकि जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 4 दृश्यों को देखकर प्रवज्ञा ग्रहण की थी तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक उन्होंने किसी वृद्ध, रोगी, मृत तथा सन्यासी व्यक्ति को नहीं देखा। यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती हैं और सिद्धार्थ गौतम भी 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन घटनाओं को अवश्य ही देखा होगा। आखिर बुद्ध ने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की, इसका सही उत्तर क्या है? तो इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म में वर्णन करते हैं। कपिलवस्तु के साखियों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु हो जाने पर प्रत्येक साख्य तरुण को साख्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। साखियों का अपना संघ भवन था जिसे संथागार कहा जाता था। यह कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने साख्य के पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में साख्यों के संथागार में सभा एकत्रित हुआ। साख्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और संघ को संबोधित करते हुए कहा, साख्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ साख्य संघ का सदस्य बनना चाहता है। वह हर तरीके से संघ के सदस्य बनने के योग्य है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया। इस तरह सिद्धार्थ को विधिवत साख्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। सिद्धार्थ अपने स्थान पर खड़े हो गए और पुरोहित को संबोधित करते हुए कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ में सम्मिलित किया और संघ के नियमों से परिचित कराया। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं संघ के नियमों को पालन करने का प्रयत्न करूँगा। सिद्धार्थ को साख्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष हो चुका था। वह संघ के बड़े ही वफादार और दृढ़ सदस्य थे। संघ के सदस्य के हैसियत से उनका आचरण आदर्श था। उनकी सदस्यता के 8वें वर्ष एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न। इस दुखांत प्रकरण का प्रारंभ इस प्रकार हुआ। साख्य राज्य से सटा हुआ कोलीय राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। साख्य और कोलीय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का कितना और कब कौन प्रयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणत हो जाते थे और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी नदी के पानी को लेकर कोलीय के नौकरों और साखियों के नौकरों के बीच विवाद हो गया और विवाद देखते देखते झगड़ों में परिणत हो गया और दोनों पक्षों ने चोटें खाईं। जब साखियों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। साखियों के सेनापति ने तत्काल संघ का एक अधिवेशन बुलाया और संघ को संबोधित करते हुए कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया है। इससे पहले भी
अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कार्रवाइयां की हैं। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहे वो बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, इससे युद्ध का बीजारोपण होगा। मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी, लेकिन यह याद रहना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी बारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें, और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुनें। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर देंगे। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने उसका विरोध किया और कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रस्ताव और उसमें सुझाए हुए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए। बहुत बड़े बहुमत के साथ सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने खड़े होकर विरोध किया और कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। साख्य और कोली निकट संबंधी हैं, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने इस बात का जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना पड़ता है। सिद्धार्थ का उत्तर था, जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ, धर्म तो इस बात के हृदयंगम करने में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, यह केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति बेसब्र हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य। तत्पश्चात सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से सेनापति का प्रस्ताव पारित हो गया। दूसरे दिन सेनापति ने साख्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुआ तो उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक व्यक्ति को कोलियों के विरुद्ध लड़ने के लिए निर्मित सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मतदान किया था और वे भी जिन्होंने इसके विपक्ष में मतदान किया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कठिनाई नहीं थी, लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था उनके सामने एक कठिनाई थी। जब सिद्धार्थ ने देखा उसके समर्थक मौन हैं तो वह खड़े हुए और संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें वह कर सकते हैं, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सेनापति ने उत्तर दिया, उस शपथ को याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निसंदेह मैंने अपने तन मन धन से साखियों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन
मैं नहीं समझता कि यह युद्ध साक्यों के हित में है। सिद्धार्थ ने साक्य संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण साक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। यह युद्ध संघ को और अधिक दुर्बल बना देगा। इससे कौशल नरेश को एक और अवसर मिल जाएगा कि वह साक्य संघ की स्वतंत्रता को घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया और बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को फांसी या देश से निकल जाने की सजा नहीं दे सकता। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा के प्रस्ताव पर अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकते थे। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार। पहली बात वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते थे। तीसरी बात पर वह विचार तक न कर सकते थे। इस परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात सर्वाधिक मान्य हो सकती है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित करते हुए कहा, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें। सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें। वे निर्दोष हैं। अपराधी मैं ही हूँ। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे देश से निकाल दें। आप जो चाहें दंड दें, मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से नहीं करूँगा। सेनापति ने बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का निर्णय करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इस परिणाम पर पहुंचेगा कि साक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह साक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे अनुमति न मिले, तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का यह सुझाव इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है, इसलिए संघ ने इसको स्वीकार कर लिया। इस प्रकरण को अपने माता पिता व पत्नी को बताने के बाद ही सिद्धार्थ ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी। सिद्धार्थ के प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में साक्य में बड़ा आंदोलन छिड़ गया। भारी संख्या में जनसमूह ने प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। वे नारा लगा रहे थे कि कोली और साक्य भाई भाई हैं। गौतम बुद्ध के जलावतरण को याद करो। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि साक्य संघ और कोली संघ ने 5 जनों को चुनकर इस समस्या का समाधान किया।